पटना में इंडिगो एयरलाइन के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह के कत्ल के मामले में एक अफसर से एसआईटी पूछताछ कर सकती है। मशरकी बिहार में तैनात एक अफसर से रुपेश कत्ल मामले में तफ्तीश मुतवक्का है। इस मामले में अब तक 7 से 10 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वादे है कि 13 जनवरी को इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह का इनके घर के बाहर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद इस मामले में सियासत भी खूब हुई। दूसरी तरफ आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार में नज्म और नस्क की खराब सूरत हाल के लिए वज़ीर आला नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कमजोर वज़ीर आला हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के हालात ठीक न होने पर सदर जमहूरिया से मुलाकात की जाएगी। हम तो बिहार के मुख्यमंत्री को कल इस विषय पर चिट्ठी भी हमने लिखा है और ज़रूरत पड़ने पर 1 महीने में अगर क्राइम जो है कंट्रोल नहीं हुआ तो इसके लिए हम लोग जो हैं सभी विधायकों के साथ महागठबंधन के सभी साथीगण मिलकर के जो है दिल्ली कूच करेंगे। राष्ट्रपति महोदय से हम लोग मिलेंगे, उनके सामने परेड करेंगे कि बिहार की स्थिति भयावह है और पूरी तरीके से यहाँ जो है अपराधियों का बोलबाला चल रहा है। हम तो हाथ जोड़ करके नीतीश कुमार जी से विनती करेंगे कि नीतीश कुमार जी, हम जानते हैं आप कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी अपने कुर्सी के चक्कर में जिस प्रकार से कीड़े मकोड़े तक स्थिति जो हो गई है, लोगों की गाजर टमाटर जैसे काटा जा रहा है, वैसे इंसानों की बलि ना चढ़वाएं। क्राइम को पूरी तरीके से आप कंट्रोल कीजिए, आपकी जवाबदेही है। एपी के जिला अनंतपुर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 17 जख्मी हो गए। जिले के कोनाकोंडा इलाके के करीब कौमी शाहराह पर इतवार की सुबह मजदूर को ले जाने वाले ऑटो के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया और ऑटो उलट गया। इस हादसे में 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मरने वाले की शिनाख्त कोनाकोंडा के रहने वाले 35 साल रावन्ना के तौर पर की गई है। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये अफराद मजदूरी के लिए जा रहे थे। ऐनी शादी ने बताया कि जिस सड़क पर ऑटो चलाया जा रहा था उसकी मरम्मत का काम जारी था और जगह जगह मिट्टी के ढेर भी पड़े थे। इन मिट्टी के ढेर को देखते हुए बगैर ऑटो ड्राइवर तेज रफ्तारी के साथ ऑटो चला रहा था। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। कदीम भोपाल के मुतनाज़े मुकाम पर तामीर को लेकर जारी तनाज़े को देखते हुए इंतजामिया ने शहर के 3 थानों में कर्फ्यू के निफाज के बाद शहर के 11 थानों में दफा 144 का निफाज कर दिया है। वादे की इंतजामिया की जानिब से पहले थाना हनुमानगंज, टीला, जमालपुर और गौतम नगर थाना में कर्फ्यू का निफाज किया गया था, मगर जब लोग कर्फ्यू की खबर सुनकर सड़कों पर आने लगे तो इंतजामिया ने शहर के मजीद 11 थानों में दफा 144 का निफाज कर दिया। बताया जा रहा है कि कदीम भोपाल के कबाड़खाना इलाके में हाईकोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद दूसरे फिरके के लोग मुखालफत न करें, इसलिए इंतजामिया ने एहतियाती तदाबीर के तहत ये कदम उठाया है। कलेक्टर भोपाल के अहकाम भी इस ताल्लुक से वजाहत की गई है। सिंधी कॉलोनी क्षेत्र के पास एक ज़मीन के टुकड़े को लेकर 2 समुदायों के बीच लंबे समय से विवाद रहा है। पूर्व में इसमें रिसीवर की नियुक्ति भी की गई है और अभी क्योंकि कोर्ट के जो फैसले हैं वो एक पक्ष के फेवर में आए हैं एंड उसके साथ ही साथ कोई रिसीवर भी अभी वहाँ अपॉइंटेड नहीं है, तो इसलिए उनके द्वारा अपनी ज़मीन पे जो बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य किया जा रहा है उसको देखते हुए किसी प्रकार के टकराव के और विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए कानून व्यवस्था सभी जगह लगाई गई है। ये जो एक लैंड का वो है पार्सल है, इसमें जो है यहाँ पे एक ट्रस्ट के फेवर में कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो वो अपने पोजीशन ले रहा है इसको यहाँ पे। तो हम लोगों को ये ऐसी अपेक्षा थी कि संभवतः जो है पहले भी यहाँ 145 के अंतर्गत 20 साल से करीब ये पोजीशन नहीं हो पाया था, तो इसलिए हम लोगों को अपेक्षा थी कि सांप्रदायिक कहीं से स्थिति ना निर्मित हो जाए, इसलिए 144 लगाई गई है। अभी सारे लोगों से हमारा डायलॉग बना हुआ है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है और पोजीशन लेने की कार्रवाई चल रही है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नाम को बदले जाने को लेकर सियासत अब भी जारी है। हालांकि शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि अब यह मसला खत्म हो चुका है, औरंगाबाद संभाजीनगर है और रहेगा। मेरे हिसाब से ये मुद्दा खत्म हुआ है। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में अब ये मुद्दा नहीं रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने साफ तौर पर कहा है
कि हमारे लिए संभाजी नगर है और संभाजी नगर रहेगा। तो कांग्रेस तो अड़ी है, बकायदा बोल रहे हैं कांग्रेस नहीं अड़ी। आप बार बार कांग्रेस को गर्दन पे हाथ मत डालें। बाला साहब थोड़ा का देखिए, एक अपनी भूमिका होती है। ये कोई हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जो बात होती है उसकी बात तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमारे लोगों की भावना का विषय है ना, उसके ऊपर तो चर्चा हो सकती है, लेकिन निर्णय हो चुका है। ज़राए क़वानीन को वापस लेने की मांग को लेकर देहरी हरियाणा सिंगू बॉर्डर पर चल रहा किसान का आंदोलन आज 53वें दिन में दाखिल हो गया। वहीं आज किसान लीडरान मीटिंग भी करने वाले हैं। मीटिंग में किसान 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर रैली को लेकर रूट प्लान और दीगर मनसूबाबंदी पर तबादला ख्याल करेंगे। गौरतलब है कि किसानों और मरकज के बीच 19 जनवरी को अगली मीटिंग होगी। इससे कबल तमाम 9 मीटिंगें बेनतीजा रहीं। किसान तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि नए सिरे से दूसरी कमेटी तश्कील दी जाए जिसमें गैर जानिबदार अफराद शामिल हों और किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता न हो। इसी बीच तफ्तीशी एजेंसी NIA ने 20 से ज़्यादा अफराद को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। किसान लीडर बलदेव सिंह और अदाकार दीप सिंह सिद्धू और उनके भाई मनदीप को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। किसान आंदोलन पर किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी एक कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है। हाँ जी, आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है और उसमें आज जो उसकी रूपरेखा जो है उसका रूट्स जो है वो आज तय होंगे कि हम किस रूट से जाएंगे, किस रूट से आएंगे। तो कोशिश करेंगे, अगर कोई रूट्स तय होता है तो सरकार से भी अपील करेंगे कि हमको वो रास्ता आप खुला छोड़ दीजिए। मैं ये समझता हूँ जो सरकार कभी कहा करती थी कभी कि 56 इंच की छाती है नरेंद्र मोदी जी की, तो आज क्यों छोटी हो गई? आज हृदय उनका इतना छोटा क्यों हो गया कि आज वो कमजोर क्यों अपने आप को समझ रहे हैं कि अगर किसानों का आंदोलन उनसे कमजोर नहीं हो पा रहा तो आज ये बात होगी कि जो इसमें लंगर लगाएगा उसको NIA के नोटिस, जो ट्रांसपोर्ट गाड़ी से यहाँ किसानों को लेके आएगा छोड़ के जाएगा उसको NIA के नोटिस, जो किसान इसमें थोड़ी सी सरकार को सख्त भाषा में बोलते हैं उनको NIA का नोटिस। तो सरकार इतनी कमजोर दुर्बल कब से हो गई कि ये ऐसी हरकत में आ गई? सरकार इतना नीचा स्तर गिर गया उस सरकार का, जो सरकार कभी बड़ी दहाड़ें लगाती थी कि ये 70 को आपने नोटिस भेज दिया, आंदोलन खत्म होगा। लाखों लोग हैं, अभी देखिए 26 को कितने लाखों आ रहे हैं। तो वो जो लाखों लोग 26 को आएंगे, अब उनको पकड़ के सबको अंदर कर दोगे क्या? देहरी NCR में शदीद सर्दी है, लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं। धूप भी कम निकल रही है, जगह जगह अलाव का इंतजाम किया गया है। लोगों का कहना है कि जबरदस्त सर्दी की वजह से कारोबार भी ठप है। बहुत ठंड है, इसलिए हम हाथ सेक रहे हैं, यहाँ पे चाय पी रहे हैं और ठंड की वजह से लकड़ी जला रहे हैं और 4 आदमियों को और हाथ सिका रहे हैं। सर्दी कड़ाके की पड़ी है, बहुत ज़बरदस्त। 4-5 रोज से तो ज़्यादा पड़ रही है। कल तो बिल्कुल सूरज भी दिखाई नहीं दिया था और कल इतना था धुंध, परसों रात से ही 10 बजे 8 बजे से आई थी, कल पूरा दिन ही धुंध रही, पूरा कोहरा छाया हुआ है और आज भी ऐसा ही हुआ। आज तो चलो जो है मौसम कुछ ठीक भी है। अच्छा जी, लोग बाग सेक रहे हैं, सर्दी में बैठे हुए हैं, सर्दी की वजह से काम पे भी नहीं जा रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए वहीं ताप रहे हैं। कारोबार इतना ठप है कि जब से पिछले साल से 23 मार्च से लॉकडाउन लगा था,
कारोबार ठप है। और ये जो सर्दी के कारोबार है, गर्म कपड़े हैं, जो भी लोग करते हैं धंधा कारोबार बिल्कुल ठप है। हमारा ही कारोबार रिजाई गद्दों का है, हम बिल्कुल खाली बैठे हैं। इतने दिन से 15 दिन में 3 दिन काम आया, बिल्कुल खाली बैठे हैं। आप जैसा महसूस कर पा रहे हैं और देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही ठंड है और हम लोग जस्ट घूमने के लिए निकले थे। और मैं दिल्ली में बहुत सालों से हूँ, मतलब पिछले 2 साल इतना ज़्यादा ठंड नहीं पड़ा था। इस बार शायद वेदर चेंज के कारण इतना ज़्यादा ठंड पड़ रहा है। ये शिमला जैसी फीलिंग आ रही है और क्या, कुछ ज़्यादा ही ठंड है। कितना ठंड है और कितना आपको प्रॉब्लम हो रहा है? प्रॉब्लम हो रही है ड्राइविंग करने में, बहुत ज़्यादा हो रही है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ के यूनिटी स्कूल का दौरा किया, जहाँ इन्होंने मरहूम मौलाना कल्बे सादिक के अहले खाना से मुलाकात की, उन्हें ताज़ियत पेश की। सादिक साहब केवल लखनऊ नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की एक मानी जानी हस्ती थी और एक अमंग्स द इंटेलेक्चुअल्स माने बुद्धिजीवियों में एक बहुत बड़े एक स्टालवर्ड के रूप में उनकी एक रिकॉग्निशन थी। तो जब वो हमारे बीच नहीं रहे तो टेलीफोन से हमारे परिवार के सदस्यों से बातचीत तो हुई थी, लेकिन मेरा स्वयं यहाँ पर आकर अकीदत पेश करना वो संभव नहीं हो पाया था। इसलिए जब मैं लखनऊ आया हूँ तो मैं परिवार के लोगों से मिलने के लिए आया था। मुल्क भर में कोरोना मामलात में कमी का सिलसिला बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना के 15,144 नए मामले की तस्दीक हुई है। वहीं 17,170 अफराद ने कोरोना से शिफा पाई है। 24 घंटों में 181 अफराद की वायरस से मौत हुई है। मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद बढ़कर 1,05,57,000 से ज़्यादा हो गई, जबकि फ़ाल केसेस 2,08,826 है। अब तक 1,01,96,000 से ज़्यादा अफराद शिफायाब हो चुके हैं। 1,52,276 अफराद अब तक वायरस से हलाक हो चुके हैं। दिल्ली के वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन ने कहा कि 81 मराकज़ पर लगभग 4317 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन के डोजेज दिए गए। सत्येंद्र जैन ने कहा कि वैक्सीन का डोज लेने के बाद लगभग 51 अफराद मामूली तौर पर मुतासर हुए। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली के अवाम के ताउन के सबब दिल्ली में कोरोना केसेस में कमी आई है। 4317 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई है दिल्ली के अंदर। 81 सेंटर्स थे, 81 सेंटर्स थे जहां पर लगाई गई। सभी सेंटर्स पे वैक्सीन लगाई गई है और पूरा अभियान सफल रहा। एक सेंटर पर सर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी और जो पूरा आंकड़ा आया है वो आधे प्रतिशत के आसपास आया है, तो क्या इसके पीछे वजह आप देख पा रहे हैं? ये तो पूरे देश में ही लगभग 50% के करीब हुआ है, तो दिल्ली में भी 50% के आसपास है। तो ये सभी जगह पर जो आंकड़ा है आधे के आसपास ही है। एक चीज है कि ये जो वैक्सीनेशन है प्योरली वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है। तो जो लगवाने वाला है उसकी पूरी छूट है कि वो लगवाए या ना लगवाए। रजिस्टर्ड कराने के बाद भी उसको ऐसा नहीं हम कह सकते कि आपको लगवानी ही पड़ेगी, तो उसकी पूरी उसकी मर्जी होती है। देखिए कल 51 माइनर इंसिडेंसेस हुए हैं, जिसमें माइनर जो होते हैं कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और एक थोड़ा सीरियस था जिसको एम्स में एडमिट कराया गया था। सर अभी क्या स्थिति है, ये जो सीरियस केस जो आप बता रहे हैं? कल रात तक का पता था, कल रात तक वो एडमिट थे। मुल्क भर में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। अमरावती में भी 5 अस्पतालों में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 100 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन के डोजेज दिए गए, तो आज भी सुबह से ही टीके लगवाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर शैलेश नवल ने अपील की है कि टीके को लेकर किसी भी अफवाह से बचा जाए। कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड असं आपण आपले वेगवेगळे सेंटर देणार आहोत। विशेष करून याच्यामध्ये जे रजिस्ट्रेशन आपले स्वास्थ्य डिपार्टमेंटकडे करण्यात आलेले आहेत आणि ज्याच्याकडे स्वास्थ्य विभागाच्या मार्फत मेसेज जातील किंवा कॉल जातील, फक्त त्याच लोकांना आपण या ठिकाणी लसीकरण देणार आहेत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों को केवड़िया से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेनें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए बिला रुकावट कनेक्टिविटी फराहम करेंगे। इस मौके पर रेलवे के वजीर पीयूष गोयल समेत मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला भी मौजूद रहे। 8 ट्रेनों में एक ट्रेन वज़ीर-ए-आज़म के पार्लिमानी हल्के वाराणसी को केवड़िया से जोड़ेगी। इस मौके पर कौम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार एक साथ 8 ट्रेनों का इफ्तिताह अमल में आया। पीएम ने कहा कि केवड़िया मुल्क का पहला स्टेशन है जिसे ग्रीन बिल्डिंग का सर्टिफिकेट मिला हुआ है।
रेलवे के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है। इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है। आज का ये आयोजन सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। साथियों, देश में रेल नेटवर्क के आधुनिकीकरण के साथ ही आज देश के उन हिस्सों को रेलवे से कनेक्ट किया जा रहा है जो अभी कनेक्टेड नहीं थे। आज पहले से कहीं ज्यादा तेजी के साथ पुराने रेल रूट का चौड़ीकरण और बिजलीकरण किया जा रहा है। रेल ट्रैक को ज्यादा स्पीड के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। यही कारण है कि आज देश में सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाना संभव हो रहा है और हम हाई स्पीड ट्रैक और टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस काम के लिए बजट को कई गुना बढ़ाया गया है। यही नहीं, रेलवे एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। केवड़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा स्टेशन है जिसको शुरुआत से ही ग्रीन बिल्डिंग के रूप में सर्टिफिकेशन मिला है। हमने आपको हमारे खास प्रोग्राम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजूस के यंग जीनियस लिडियन नादेश्वरम से। आइए दिखाते हैं हमारे प्रोग्राम में आने के बाद कैसा रहा इनका तजुर्बा। बायजूस यंग जीनियस में हमारी कोशिश है आपसे मिलवाएं उन नायाब सितारों से, उन नायाब हीरो से जो कि हमारे देश भर में फैले हुए हैं। यंग जीनियसेस जिनकी उम्र छोटी है पर कारनामे बड़े। एक ऐसे ही यंग म्यूजिकल जीनियस से हम रूबरू हुए बायजूस यंग जीनियस में। उनका नाम है लिडियन नादस्वरम जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वापस। लिडियन, हाय, दिस इज आनंद हियर। हाउ आर यू? Oh, hello uncle. I'm fine uncle, thank you. How was the experience on Baijus Young Genius? Because I had a fantastic time watching you perform, talking to you. Did you enjoy yourself? Of course, I did enjoy myself, and it was an honor for me to be there. And I also played in a Steinway piano, so which is very rare to play in India. What stood out for me was your Jugalbandi, that impromptu, jamming with Shankar sir. Yeah, I also did with Shankar Mahadevan uncle, which was a real bless for me. Great. And have you, how has the family back home reacted? How have your friends reacted? Yeah, they're also happy by watching me on the Baijus Young Genius show. And they're all feeling really happy. And they shared it and they spread the news. Spread the news. Thanks, Lydian. Thank you so much. Thank you. Genius, young genius. और इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। कोरोना वैक्सीन के हवाले से कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर निशाना। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला का मरकज से सवाल, हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन देने की बात थी, फिर ब्राजील को क्यों किया गया एक्सपोर्ट? मुल्क के आवाम के लिए मुफ्त होना चाहिए ये टीका। तो एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस ने मरकजी हुकूमत पर जमकर तनकीद की है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर निशाना। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला का मरकज से सवाल, हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन देने की बात थी, फिर ब्राजील को क्यों किया गया एक्सपोर्ट? मुल्क के आवाम के लिए मुफ्त होना चाहिए टीका।
तो नाज़रीन एक बार फिर आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। कल से कोरोना वैक्सीन मुल्क भर में लगाई जा रही है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला का मरकज से सवाल, हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन देने की बात थी, फिर ब्राज़ील को क्यों की गई एक्सपोर्ट? मुल्क के आवाम के लिए मुफ्त होना चाहिए टीका, सुरजेवाला ने ये बात भी कही है। तो नाज़रीन इस वक्त कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासत जारी है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की है। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला का मरकज से सवाल, हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन देने की बात थी, फिर ब्राज़ील को क्यों की गई एक्सपोर्ट? मुल्क के अवाम के लिए मुफ्त होनी चाहिए ये दवा, ये टीका, सुरजेवाला ने ये बात कही है। तो इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर। कोरोना वैक्सीन के हवाले से कांग्रेस का मोदी हुकूमत पर निशाना। कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला का मरकज से सवाल, हर हिंदुस्तानी को वैक्सीन देने की बात थी, फिर ब्राज़ील को क्यों की गई एक्सपोर्ट? मुल्क के अवाम के लिए मुफ्त होना चाहिए टीका, सुरजेवाला ने ये बात कही है। चौथा पहलू, कोरोना वैक्सीन के हिंदुस्तान में बने कोरोना वैक्सीन के निर्यात की अनुमति क्यों दी जा रही है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत से ब्राजील को 2 मिलियन यानी 20 लाख खुराकों का निर्यात करने का निर्णय किया है। उसका लिंक भी मैं आपको भेज रहा हूं। सवाल सीधा ये है, इस देश में अभी भी अगर 3 करोड़ को आप टीका लगा भी देंगे तो भी 135 करोड़ लोग अभी बचे हैं। तो क्या देशवासियों को कोरोना का टीका लगाने में प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए और इसका एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं आप? मारूफ अदाकार सोनू सूद की हाल ही में तेलुगु फिल्म रिलीज हुई। संक्रांति के मौके पर इसको रिलीज किया गया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। फिल्म यूनिट ने इस कामयाबी पर तकरीब मुनक्किद की। इस मौके पर सोनू सूद ने तेलुगु इंडस्ट्री के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तेलुगु इंडस्ट्री इनकी पहली मोहब्बत है। इन्होंने जो कुछ फिल्मों में सीखा है वो तेलुगु इंडस्ट्री से ही सीखा है, इसीलिए वो तेलुगु इंडस्ट्री के मशहूर हैं। इन्होंने कहा कि इनकी बीवी का ताल्लुक तेलुगु इलाके से है, इसलिए वो तेलुगु के दामाद हैं। वाज़ेह है कि सोनू सूद कोरोना बहरान के दौरान नकल मकानी करने वाले कई अफराद और मजदूरों की मदद करते हुए एक हकीकी हीरो के तौर पर उभरे हैं। इनकी काफ़ी सताइश की जा रही है। इनके चाहने वाले करोड़ों लोग हो गए। तेलंगाना में सोनू सूद के मंदिर भी बनाई गई है। Bollywood, Tamil, Telugu, whichever language, but Telugu is my first love. I always say that. Whatever I have learned in cinema is from Telugu industry. So thank you so much for giving me all the love and reminding me that I belong to here. My wife is a Telugu, so I am your family. Telugu alludu. And Belamgada sir, thank you so much. You are a lovely human being and I always love working with you. And I'm always a phone call away. You don't have to tell me the script also, narrate my script. You have to say, Sonu, come, I'll be there for you. I love you so much.